ये मेरे साथ तब हुआ जब मेरे जीवन में संघर्ष के दिन चल रहे थे। मैंने कुछ समय पहले ही अकेले रहना शुरू किया था। मैं गाड़ी साफ करने की जगह पर काम करता था। मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। मेरे अपार्टमेंट में एसी नहीं था। गर्मियों में कमरा काफी तपने लगता था। ऊपर से मेरी नई जिंदगी कैसे लाइन पर आएगी, इस बात की चिंता मुझे देर रात तक जगाए रखती थी। एक रात इसी बात की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं रात को ताज़ी हवा लेने बाहर निकल गया। मेरी बिल्डिंग के सभी किराएदारों के पास मेन दरवाजे की चाबी थी। अब यह बात बताने की जरूरत तो नहीं है कि आस पड़ोस का माहौल कुछ खास ठीक नहीं था। आए दिन चोरियां होती रहती थी, इसलिए हमें आते जाते बिल्डिंग के दरवाजे पर ताला मारना पड़ता था। रात के 2 बज चुके थे और काफी रात हो गई थी, लेकिन मैं जवान था और मुझे मन शांत करने की जरूरत थी। मैं बिल्डिंग से बाहर आया और साइड में बनी पट्टी पर चलने लगा। सड़क बिल्कुल खाली थी, बस कुछ पियक्कड़ और बेघर लोग आसपास से गुजर रहे थे। एक औरत कोने में बने कूड़ेदान से कुछ खाना ढूंढ कर खा रही थी। जब उसने मुझे आते हुए देखा तो वो रुक गई। उसके हाथ में आधा खाया हुआ सैंडविच था और उस पर कीड़े चल रहे थे। मैंने पहली बार किसी को कूड़े से खाना निकालकर खाते हुए नहीं देखा था। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और वो फिर से अपनी पार्टी का मजा लेने लगी। बीच बीच में कभी कभी कोई गाड़ी निकल रही थी, लेकिन ज्यादातर उस समय शांति ही थी। 10 मिनट तक लगातार चलने के बाद मैं सेंट्रल पार्क के बाहर पहुंच गया। मुझे लगा कि इस तरह सड़कों पर खाली घूमने से अच्छा है कि मैं पार्क में घूम लूं, इसलिए मैं अंदर घुस गया। पूर्णिमा के चांद की रोशनी की वजह से पार्क भी दिख रहा था। थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने लैंप पार्क को डरावना बना रहे थे। मुझे यकीन था कि पार्क में मेरे अलावा और कोई नहीं है, जब तक मैंने पार्क की बेंच पर एक आदमी को बैठे हुए नहीं देखा था। वो बेंच ठीक लैंप के नीचे था, इसलिए मैं उस आदमी को अच्छे से देख पा रहा था। उसका सर ऐसे नीचे था जैसे वो सो रहा हो। उसने भूरे रंग की एक जैकेट पहनी हुई थी और उसके नीचे अजीब लाल रंग की लेदर पैंट्स। उसके कपड़े देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे वो कोई बेघर इंसान हो, इसलिए मुझे लगा कि वो भी मेरी तरह बाहर हवा खाने आया है। पार्क की दूसरी तरफ एक पानी का झरना था और मैंने वहां जाने का फैसला किया, इसलिए मैं आगे चलने लगा। मैं उस आदमी के पास से गुजरने के लिए बस कुछ ही इंच की दूरी पर था कि उसने अचानक अपना सर उठाया और आसमान की तरफ देखने लगा। मैं रुक गया। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी और वो साफ आसमान की ओर देख रहा था। वो अचानक मुस्कुराया और एक 9 साल के बच्चे की तरह तारे गिनने लगा। वो एक एक तारे की तरफ उंगली करता और उसे फुसफुसाते हुए गिनता। 1 2 3 4 5 6। जिस तरह वो मुस्कुरा रहा था और तारे गिन रहा था और आसमान की तरफ देख रहा था, उसे देखकर मैं बहुत डर गया। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे मेरी मौजूदगी का उसे कोई एहसास ही ना हो। मुझे लगा कि शायद उसने ज्यादा नशा कर लिया होगा, इसलिए मैं वहां से निकल गया। अभी मैं कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि मैंने अपने पीछे कुछ दबने की आवाज सुनी, जैसे किसी का पैर लकड़ी की पतली डंडी पर पड़ा हो। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी अपने बेंच से उठकर जमीन पर खड़ा हुआ था। उसने अपनी बाहें फैलाई हुई थी और वो अब भी आसमान की तरफ देख रहा था। हे, क्या तुम ठीक हो? मैंने डरी हुई आवाज में पूछा। मेरी हिचकिचाहट इस बात का सबूत थी कि मैं बहुत घबराया हुआ था। आखिर इस आदमी को हुआ क्या था? वो आदमी हंसने लगा। Then the traveler in the dark, thank you for your tiny spark. He could not see which way to go if you did not twinkle so. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high like a diamond in the sky. और फिर रुककर उसने मेरी तरफ देखा। हमारी आंखें मिली और तब जाकर मैंने उसका चेहरा आमने सामने ठीक से देखा। मैंने अपनी जिंदगी में इतना शांत फिर भी इतना खौफनाक चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। उसने जिस तरह मुझे घूरा वो ऐसा था जैसे उसने सीधे मेरी आत्मा को छेद कर दिया। अब मैं उसे एक पल भी और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब घर लौटने का वक्त आ गया था। एक खाली पार्क में अनजान आदमी के साथ रात के इस वक्त खड़े होने पर मुझे अपनी जान पर खतरा लग रहा था। मैंने अपनी गति बढ़ाई और बार बार पीछे मुड़कर ये देखने लगा कि कहीं वो आदमी मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन वो तो अभी भी लैंप के नीचे खड़े होकर मुझे जाते हुए देख रहा था। जब मैं पार्क से बाहर निकल ही रहा था तो पीछे से आती हुई पैरों की आवाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी मेरे पीछे भागते हुए आ रहा था। जिस तरह से वो मुस्कुरा रहा था उसने एक शांत चेहरे को शैतान में बदल दिया था। मैं भी भागने लगा। पार्क से निकलकर मैंने सड़क के साइड पर बनी पट्टी पर भागने लगा। उस आदमी ने भी वही किया। रास्ते में एक आदमी नहीं था जिससे मैं मदद मांग सकूं। मैं बस भागता रहा।
मैंने पहले ही चाबी अपने हाथ में रख ली क्योंकि मैं जानता था कि अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो वो मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है। जिस चीज को देखकर मुझे और भी डर लग रहा था वो ये था कि वो आदमी बस एक डरावनी मुस्कान लिए मेरी तरफ भाग रहा था। ना तो वो चिल्ला रहा था, ना हंस रहा था और ना ही एक भी शब्द कह रहा था। बस मेरे पीछे भाग रहा था जैसे उसे ये चूहे बिल्ली का खेल अच्छा लग रहा हो। मैं बिल्डिंग के एंट्रेंस पर आकर रुक गया। चाबी मेरे हाथ में ही। वो आदमी मेरे पीछे था और मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने दरवाजा खोलने के लिए चाबी अंदर लगाई लेकिन वो मेरे हाथ से गिर गई। मैं घबराया लेकिन मैंने जल्दी से उसे उठा लिया। वो आदमी मुझे बस कुछ ही मिनट की दूरी पर था जब मैं दरवाजा खोलने में सफल हुआ और मैंने उसे जोर से बंद कर दिया। जैसे ही मैं अंदर घुसा मैं हाँफ रहा था और पसीने पसीने हो चुका था। वो आदमी ठीक मेरी बिल्डिंग के दरवाजे पर आकर रुक गया। सिर्फ वो दरवाजा ही था जो उस समय हमारे बीच की दूरी का कारण था। वो अब भी बाज की तरह मुझे देख रहा था। मैं डर और खौफ से इतना घिरा हुआ था कि मेरी टांगें कांपने लगी। मैं भी वहां खड़े होकर उसे घूरने लगा। वो अपना चेहरा दरवाजे के कांच के इतने करीब ले आया और अपनी अजीब आवाज में कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत। मुझे यकीन है कि तुम्हारी चीख भी उतनी ही खूबसूरत होगी। और फिर वो वहां से चला गया। पीछे से मुझे उसके गाने की आवाज आने लगी। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. वो आखिरी बार था जब मैं रात को अकेले घर से बाहर निकला था। मुझे वो आदमी दोबारा कभी नहीं दिखा। मैं अभी भी उसी पड़ोस में रहता हूँ, हालांकि अब मैंने अपना घर बदल लिया है। जब भी मुझे रात में नींद नहीं आती तो मेरी जिंदगी का ये खौफनाक मंजर मेरे सामने आ जाता है। गाता हुआ डरावना आदमी। उम्मीद करता हूँ हम कभी ना मिले। हे गाइस, मेरा नाम एलन है। आज मैं आपको अपनी नौकरी के बारे में बताता हूँ। मेरी जिंदगी की एक इकलौती नौकरी और यकीनन सबसे खतरनाक नौकरी जितना मैं जानता हूँ। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मुझे यकीन है कि आप समझ सकते होंगे कि मेरी नौकरी कितनी मुश्किल है। मुझे बहुत घंटों तक ट्रक चलाना पड़ता है, यहाँ तक कि कई बार बिना सोए और आराम किए भी, और वो भी चलती। मुश्किल तो तब आती है जब ये काम रात में करना पड़ता है। ट्रक का एक्सीडेंट होने या चलाते हुए बीच में सो जाने के डर के अलावा लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मेरे पास उन्हें बताने के लिए और कोई कहानी भी है। कभी मैंने भी कोई भूत देखा हो या फिर कोई ऐसी घटना मेरे साथ घटी हो जिससे मेरी जान खतरे में आ गई हो। उनकी खुशकिस्मती ये रही कि मेरे पास हर बार एक कहानी सुनाने को होती थी। हो सकता है कि मैंने कभी किसी भूत से या दूसरे ग्रह से आए किसी अन्य प्राणी से कभी कोई जंग ना लड़ी हो, लेकिन ये एक सच्चा खतरा था जो मैं, आप या कोई भी अनुभव कर सकता था। उस रात मैं अपने एक दोस्त के साथ था, रैंडी। मैं उसे कई सालों से जानता था। उस दिन उसने मेरे साथ देने का फैसला किया था क्योंकि उसकी छुट्टी थी। रैंडी का हाल ही में तलाक हुआ था और क्योंकि उसके बच्चे नहीं थे इसलिए उसके पास ज्यादा करने के लिए कुछ नहीं था। वो एक अच्छा आदमी था, अच्छा, सुखद और मनोरंजक, लेकिन कभी कभी वो बहुत ही अजीब बातें करता था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ड्रिंक खरीदने के लिए नहीं रुकना चाहते? मैं ट्रक चला रहा हूँ रैंडी। तुम जानते हो कि मैं इस दौरान कुछ भी नहीं पी सकता। कम से कम एक कॉफी तो पी ही लो, मैं बियर ले लूंगा। हम पिछली दुकान पर ही ये सब करके आ चुके हैं। क्या तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो? जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। उस तरफ देखो। जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बहुत सी पुलिस की गाड़ियां हमारे बगल से गुजरी। वो लोग काफी जल्दी में लग रहे थे, जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हों। ध्यान से, कहीं वो तुम्हारे लिए ही ना आ रहे हो। मेरे लिए किसी भी हालत में वो तुम्हें ढूंढ रहे हों। कहीं तुमने नशे में अपनी पिछली बीवी का कत्ल तो नहीं कर दिया? अरे कहाँ, वो तो मुझे मार दे। चिंता तो मुझे करनी चाहिए थी। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे पास एक अच्छा लॉयर होगा। यहाँ कुछ पेड़ है, जरा गाड़ी रोकना। क्यों? तुम तो जानते ही हो यार, मैंने बहुत बियर पी ली है। क्या तुम फिर से पेशाब करने के लिए रुकना चाहते हो? जी हाँ। चल ठीक है, शायद मैं भी थोड़ी देर गाड़ी चलाने से आराम कर लूंगा। मैंने ट्रक रोका और रैंडी जंगल के अंदर जाने लगा, कुछ ज्यादा ही अंदर। रैंडी, अब तुम क्या कर रहे हो? इसके लिए भी क्या तुम एक पेड़ चुनोगे? मैं ये काम नहीं कर सकता अगर तुम इस तरह मुझे देखते रहोगे तो। और तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे तुम्हें ये काम करते हुए देखने का कोई शौक है? मुझे नहीं पता और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे यकीन है कि किसी को भी ये जानकर यकीन नहीं होगा कि ये एक ट्रक ड्राइवर है। कुछ सेकंड्स बीत गए लेकिन रैंडी वापस नहीं आया। पहले मुझे लगा कि वो कोई मजाक कर रहा होगा। आखिर पता नहीं इतनी देर वहां रुककर क्या ही कर रहा है।
लेकिन जैसे ही 1 मिनट से ज्यादा हुआ तो मुझे चिंता होने लगी। ए रैंडी, तुम कहाँ हो? अब क्या जंगल में पहाड़ लेकर आओगे? अरे यार, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? रैंडी ने मुझे जवाब नहीं दिया और मुझे चिंता होने लगी। उसने इतनी दारू भी नहीं पी थी कि वो बेहोश हो जाए। उसने मुश्किल से ही एक बियर पी होगी। कहीं कोई जंगली जानवर तो उसके सामने नहीं आ गया, या फिर वो लड़खड़ा कर कहीं गिर तो नहीं गया। मैं टॉर्च हाथ में लेता हूँ और अपने दोस्त को ढूंढने निकल जाता हूँ। हाथ में टॉर्च लिए मैं जंगल में जाने लगा। आखिर मेरा दोस्त कितनी ही दूर गया होगा। रैंडी, तुम कहाँ हो? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सवाल करने पर मुझे पेड़ों के आसपास से कोई जवाब आया हो। उस समय मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि वो आवाज मेरे दोस्त की नहीं थी और मुझे उसके पास कभी नहीं जाना चाहिए था। यहाँ जिस दिशा से आवाज आ रही थी मैं उस तरफ जाने लगा। वो एक लड़की की थी। वो एक पेड़ का सहारा लेकर बैठी थी। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और वो डरी हुई थी। मैं उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मैंने उसके हाथ में चाकू देखा मैं रुक गया। हे, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें कहीं चोट आई है? मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तुम क्या नहीं कर सकती थी? क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? मैं यहाँ से एम्बुलेंस बुला सकता हूँ। सबसे पास हॉस्पिटल कुछ ही दूरी पर है। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, लेकिन जब मैं उन्हें देखती हूँ वो मुझे मोह लेते हैं। ये तुम किस बारे में बात कर रही हो? बिना किसी तकलीफ के वो लड़की हाथ में चाकू लिए खड़ी हुई और पहली बार उसने मुझे सर उठाकर देखा। पुलिस मुझे पागलों की तरह ढूंढ रही है और मैं उन्हें गलत भी नहीं कह सकती। मैं जानती हूँ कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं और ज्यादा कत्ल नहीं करना चाहती, लेकिन जैसे ही कोई मेरे सामने आता है तो मुझे उसे जान से मारने का मन करता है। देखिए, अब मुझे आपसे डर लग रहा है। आप चाकू नीचे रख दीजिए। मैं इस चाकू को उनके अंदर खोप देना चाहती हूँ। उनकी आंतड़ियों को महसूस करना चाहती हूँ। मांस के कटने की वो आवाज, वो खून का पानी के फुव्वारे की तरह बहना। तो ये तुम्हें चोट नहीं आई? ये तुम्हारा खून नहीं है? मुझे ये करना ही है। एक और बार और मैं वादा करती हूँ कि ये आखिरी बार होगा। मैं जानती हूँ कि मैं ऐसा हर बार कहती हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ तुम मेरे आखिरी शिकार होगे। वो औरत भूखे शेर की तरह मेरी तरफ कूदी, लेकिन इससे पहले कि वो उस चाकू को मेरे अंदर घुसाती, मैंने उसकी बाजू पकड़ ली और उसे दूर धक्का दे दिया। वो जाकर एक बड़े से पेड़ से टकराई, लेकिन फिर भी मुस्कुराने लगी। वो मेरी आंखों के सामने जंगल में और अंदर भाग गई। क्या वो भाग गई थी? नहीं, वो नहीं चाहती थी कि मैं उसे मुझ पर हमला करते हुए देखूं, क्योंकि ऐसा हुआ तो मैं चौकन्ना हो जाऊंगा। मुझे घास और पेड़ों से आवाज आ रही थी। वो आसपास ही थी। मैं अपने ट्रक की तरफ भागने लगा, लेकिन रास्ते में मुझे कुछ ऐसा दिखा जो मैं नहीं देखना चाहता था। रैंडी का शरीर पहले से ही एक पेड़ के नीचे बेजान पड़ा था। उस औरत के कपड़ों पर मेरे दोस्त का खून ही लगा हुआ था। रैंडी, नहीं! अचानक मुझे मेरे पास की एक झाड़ी से कुछ आवाज आई। वो औरत एक बार फिर हाथ में चाकू लिए मेरे ऊपर कूदी, लेकिन अब मेरे मन में अपने दोस्त के लिए उदासी और गुस्सा दोनों ही था। मैंने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की। हम दोनों एक दूसरे का मुकाबला करने लगे, लेकिन यह साफ जाहिर था कि मैं उससे ज्यादा ताकतवर था। देखो मेरे दोस्त को, देखो तुमने उसके साथ क्या किया है। तुम एक शैतान हो। वो अच्छा आदमी था। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें रोक सकता था, लेकिन उसने तुम्हारे औरत होने का लिहाज किया होगा, लेकिन मैं उसके जैसा अच्छा नहीं हूँ। मैं उसके हाथ से चाकू छीनने ही वाला था कि मेरे उम्मीद से परे मेरा सारा जोर वहीं खत्म हो गया, जब उसने मुझे एक ऐसी जगह लात मारी जो असहनीय थी। मैं दर्द के मारे जमीन पर गिर गया। तो तुम एक अच्छे आदमी थे, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। मैंने सारी जिंदगी अपने लिए एक अच्छे आदमी की तलाश की है। मुझे माफ कर दो। वो मेरे मरे हुए दोस्त से बातें कर रही थी। मैं ये देखने के लिए उठ खड़ा हुआ कि आखिर ये क्या हो रहा है, और जब मैंने देखा तो मेरा उल्टी करने जैसा मन हो गया। वो औरत रैंडी की लाश को चूम रही थी और साथ ही साथ उसने चाकू उसके सीने में घोंपा हुआ था। तुम पागल हो, तुम पूरी तरह पागल हो। बिना मेरी बातों पर कोई और गौर किए अब उस औरत का चूमना काटने में बदल गया था। मैं मुड़ा और बिना सोचे समझे जितना तेज हो सकता था उतनी तेजी से भागने लगा। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो उस औरत ने मेरे दोस्त का होंठ काट के खा लिया था और जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे माफ करना। मैं ट्रक में बैठा और मैंने उसे चालू किया। साथ ही साथ मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया।
उस रात के बाद मैंने कभी उस औरत का सामना नहीं किया। कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने मुझे फोन करके एक लाश की पहचान करने के लिए बुलाया। वो मेरे दोस्त की थी। पुलिस वक्त पर वहां पहुंच गई थी क्योंकि वो पास ही में थे और उस औरत की तलाश कर रहे थे। वही औरत जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो वो वहीं थी, अभी भी मेरे दोस्त के शरीर को खा रही थी। जब मैंने पुलिस से बात करके उन्हें सारी कहानी बताई तो उन्हें भी घिन आने लगी, लेकिन उन्हें इस बात पर कोई हैरानी नहीं थी क्योंकि वो औरत इसी तरह बर्ताव करती थी। उसी रात पुलिस को खबर मिली थी कि वो उन्हें उसी स्टॉप पर दिखाई दी थी जहां तुम आखिरी बार रुके थे। वो हमारे ट्रक के अंदर छुप गई थी, लेकिन उसके अंदर हमें मारने का लालच जाग गया था। पुलिस ने बताया कि जो भी पछतावा वो दिखा रही थी वो सिर्फ एक नाटक था। वो दिमागी तौर पर बीमार थी, उसके अंदर दर्द और पछतावे का कोई भाव नहीं है, लेकिन उसे इस चीज का दिखावा करना पसंद है। इस पूरी घटना में सिर्फ एक ही सच है, वो ये है कि उसे इंसान के मांस की भूख है। वो औरत वो रॉरेफिलिया की शिकार है। इसमें एक इंसान को दूसरे इंसान के मांस को खाने या अपने मांस उन्हें खिलाने की बीमारी होती है। पुलिस ने मुझे औरोरा के केस की और भी कई बातें समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ भी समझने की हालत में नहीं था। जब इस केस में मेरा काम खत्म हुआ तो मैंने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी रात के समय अपना ट्रक कहीं नहीं रोका, और जब कभी जरूरत पड़ी भी तो हमेशा कोई अच्छी जगह देखकर ही रुका। मैं अब कभी भी किसी के सामने ये नहीं जताऊंगा कि मैं रात के समय अकेला हूं। मैं अपनी और अपने किसी करीबी की जान इस खतरे में नहीं डालना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता कि अब मैं कभी भी घर पर अकेले रह पाऊंगा, कभी भी। मेरा नाम सूजन है और कई साल पहले मेरे साथ एक बहुत ही बुरी घटना घटी, जिस वजह से मुझे कुछ चीजों से बहुत डर लगने लगा। पहली चीज रोमांस और दूसरी रात को अकेले रहना। ये सब मंगलवार की रात को शुरू हुआ। मेरे पति ने मुझे मैसेज करके बताया कि वो बहुत ही बुरे जाम में फंसा हुआ है और वो समय से घर नहीं पहुंच पाएगा। उसने बताया कि वो पास में ही एक मोटेल बुक कर रहा है और फिर वहीं से कल सुबह काम पर जाकर शाम को सीधा घर आ जाएगा। मुझे माफ करना जान, मैं बहुत थक गया हूँ और यहाँ का ट्रैफिक खुलने का नाम नहीं ले रहा। मैं समय से घर नहीं पहुंच पाऊंगा, उसने फोन पर कहा। मैं मोटेल पहुंचकर तुम्हें फोन करता हूँ। ठीक है जान, अपना ध्यान रखना। हाँ पक्का। तुम तो जानती हो कि जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो सेफ ही रहता हूँ, उसने फोन रखने से पहले कहा। मैंने लंबी सांस ली और वापस से अपनी किताब पढ़ने लगी। मुझे रात के टाइम अकेले घर पर रहने में डर नहीं लगता था, मुझे इसकी आदत थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैं ऊबने लगी और मेरा मन बेचैन होने लगा। मुझे रात खत्म होने से पहले जितने भी काम खत्म करने थे वो मैं सारे कर चुकी थी, इसलिए अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं बचा था सिवाय लिविंग रूम में बैठकर अपने पति के फोन का इंतजार करने के। मैं जानती थी कि आज रात के लिए पूरा घर मेरा है, इसलिए मैंने तय किया कि मैं गर्म पानी में एक लंबा स्नान लूंगी और आराम करूंगी। आखिरकार पिछले कुछ हफ्ते काफी थकान भरे रहे हैं और मैं कई दिनों से शांति से रहने का मौका ढूंढ रही थी। मैंने बाथरूम में जाने से पहले उबासी और अंगड़ाई ली। मैंने नहाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला नमक लिया और उसे टब में डाल दिया। मैंने कुछ मोमबत्ती और अगरबत्ती भी जलाई और जल्द ही पूरा बाथरूम गर्म पानी और अच्छी खुशबू से महकने लगा। जैसे ही मैंने बुलबुलों से भरे टब में पैर डालकर आराम करना शुरू किया, मुझे नीचे वाले माले से कुछ खटकने की आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर आने की कोशिश की हो या फिर कोई चीज गिरी हो। नीचे जाते हुए मुझे थोड़ी हिचकिचाहट होने लगी, लेकिन मैं फिर भी चली गई। शायद कोई चीज अपनी जगह से गिर गई थी और मुझे यकीन था कि डरने की कोई बात नहीं है। मैंने धीरे से लिविंग रूम के कमरे का दरवाजा खोला, जहां मैंने देखा कि कुछ नहीं था। सब कुछ वैसे का वैसा ही था जैसे होना चाहिए था, इसलिए मुझे सांस में सांस आई। मैं वापस ऊपर जाने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन ऐसा करते ही मेरी पीठ पर तेज हवा का झोंका छूकर गया। हवा बहुत ठंडी थी, खिड़की खुली हुई थी और मैंने उसकी तरफ देखा तो खिड़की पर लगे हुए पर्दे हवा के बहाव से हिल रहे थे। रात की ठंड काफी तेज थी और मैं उसे खिड़की से अंदर आते हुए महसूस कर पा रही थी। मैं उसे बंद करने के लिए फौरन उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा कर पाती मैंने अपने सामने किसी की परछाई देखी। जैसे ही मैंने उस आदमी का चेहरा देखा मेरी सांसें रुक गई। उसने सस्ता सा हैलोवीन का मास्क पहना हुआ था और उसके ऊपर काले रंग की हुडी। वो खिड़की के बाहर खड़ा हुआ था। जैसे ही मैं खिड़की के सामने गई वो मुझे घूरने लगा। बाहर आओ सूजन, उसने कहा। उसकी आवाज काफी अजीब और डरावनी थी, जैसे वो अपनी आवाज बदलने के लिए कुछ चबा रहा हो। मैंने खिड़की बंद की और चिल्लाते हुए अपनी जान बचाकर वहां से भागी। मैं खिड़की से उसकी आंखों को मेरे पीछा करते हुए महसूस कर पा रही थी और उसके बाद मैं कांच का ग्लास टूटने की आवाज सुनती थी। अभी भी अपने चेहरे पर नकाब पहने और सर पर हुडी लगाए हुए उस आदमी को मैंने खिड़की से अंदर आते हुए देखा।
उसके हाथ में चाकू भी था। मैंने बेसब्री से लिविंग रूम के दरवाजे को बाहर से बंद किया और भागते हुए दूसरी मंजिल पर चढ़ने लगी। मैंने तौलिए को कसकर अपने ऊपर बांध लिया, जो मुझे उस समय करना सही लगा। ये मेरे घर पर होने का एक फायदा था। मैं घर का नक्शा जानती थी, लेकिन उस घुसपैठ को नहीं पता था। मैं हर कमरे में भागने लगी ताकि वो मुझे कहीं पर भी ढूंढ ना पाए। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े थे। मैंने अपने छुप कर बैठने की जगह ढूंढ ली थी। हमारे घर का नक्शा कुछ अलग ही था, लेकिन इसमें एक चीज ऐसी भी थी जिस पर मुझे यकीन था कि उस घुसपैठ को नहीं मिलेगी। एक कमरे की दीवार पर मैंने और मेरे पति ने एक दरवाजा निकलवाया हुआ था जो सीधे छत की ओर जाता था, और मुझे यकीन था कि किसी भी बाहर के बंदे को उस दरवाजे के बारे में पता नहीं चलेगा। मैंने खुद को दीवार से चिपका लिया। अब मुझे उस आदमी की आवाज अपने और करीब आती हुई सुनाई देने लगी। जिस कमरे में मैं थी उस कमरे का दरवाजा खुला और मैंने भारी सांसों की आवाज सुनी। डर के मारे मेरी सांसें भी तेज हो गई, लेकिन मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। छत के दरवाजे पर खड़े होकर उसने मुझे आवाज लगाकर कहा, ओ सूजन, मैं जानता हूं कि तुम यहाँ हो। मुझे इस बार ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। मास्क पहने उस आदमी के अंदर आने से पहले मुझे उसके पैरों की आवाज अपने पास आती हुई सुनाई देने लगी। कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर वो मेरे सामने खड़ा था और मैं भागते हुए फिर चिल्लाने लगी। जैसे ही मैं अपनी जगह से हिली, मेरा पैर लड़खड़ाया और मैं गिर गई। मेरे बदन से तौलिया भी जमीन पर गिर गया। वो घुसपैठ हंसने लगा और जैसे ही मैं अपने पैर पर खड़ी हुई, मैंने एक बार उसके चेहरे पर नजर मारी। शायद वो उस समय की एक्साइटमेंट थी, लेकिन उसका चेहरे से नकाब थोड़ा हट गया था और जो मैंने देखा उसे देखकर मैं और ज्यादा डर गई। मेरे सामने मेरा पति खड़ा था। हंसने की वजह से उसने हाथ में पकड़ा चाकू भी ऊंचा उठा लिया। तुम क्या कर रहे हो चेफ? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज में अपने पति से पूछा। मेरी बात सुनकर वो और जोर से हंसने लगा और आगे आने लगा। उसने मुझे धक्का दिया और मैं दीवार पर जाकर रुकी। उसकी आंखें ऐसी हो गई थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, बिल्कुल किसी पागल की तरह। और तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि जेफ को कोई सूद बूद ही नहीं है। चिंता मत करो सूजन, मैं ये हमारे लिए कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अपने एक हाथ से अपनी जेब से इंजेक्शन निकाला और दूसरे हाथ से उसने अभी भी चाकू पकड़ा हुआ था। डर के मारे मैं जोर से चिल्लाई और मैंने जोर से उसे लात मारी, जिस वजह से वो लड़खड़ा कर गिर गया। मैंने उसे पीछे से मुझे कोसते हुए सुना, लेकिन मैं बिना रुके छत के दरवाजे से बाहर निकल गई। फिर मैंने सीढ़ियां ली और नीचे उतरने लगी। वो पीछे से गुस्से में चिल्लाने लगा। जब मैं नीचे उतर रही थी तो मैंने उसके भी पैरों की आवाज अपने पीछे आती हुई सुनी। वो अभी भी हाथ में चाकू लिए मेरा पीछा कर रहा था। मैं डर के मारे चिल्लाने लगी। फिर अचानक मैंने अपने पीछे किसी के गिरने की आवाज सुनी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो जमीन पर पड़ा था। उतने में उसने मेरी तरफ चाकू जोर से फेंका ताकि वो मुझे भी रोक सके। जब वो जमीन पर गिरा तो उसके शरीर ने उसके बाद कोई हलचल नहीं दिखाई। मैंने भागना नहीं छोड़ा जब तक मैं अपने पड़ोसियों के घर नहीं पहुंच गई और मैंने 911 पर फोन नहीं किया। आखिरकार मेरे पति जेफ को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे पागल खाने भेज दिया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि मेरे पति को अलग अलग तरह के दौरे पड़ते हैं और उसे अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जिसकी वजह से वो गुस्से में आ जाता है। उस दिन के बाद से रोजाना तौर पर भी मुझे अकेले रहने में बहुत डर लगता है। ये एक ऐसा डर है जो इतना बढ़ चुका है कि अब मुझे भीड़ से भी डर लगने लगा है, और जब मुझे घर पर अकेले रहना पड़ता है तो मुझे डर के दौरे पड़ने लगते हैं। शायद आपको लगता होगा कि ऐसा क्यों है, या फिर आपको लग रहा होगा कि ये शायद उसी घटना की वजह से हुआ है जो मुझे ठीक से नींद नहीं आती, और शायद उसी वजह से मैं हर रात सोने से पहले अपने तकिए के नीचे बंदूक रखकर सोती हूँ। लेकिन नहीं, ये सिर्फ उस एक रात की घटना की वजह से नहीं हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ वक्त पहले मुझे उसी अस्पताल से फोन आया था जहां जेफ को रखा गया है। उन्होंने मुझे बताया कि जेफ यहां से भाग गया है और कहीं मिल भी नहीं रहा। उनके पास जेफ से संबंधित सिर्फ एक ही जानकारी है जो उसने अपने कमरे की हर दीवार पर लिखी हुई है। मैं उसकी मदद करूंगा। चाहे आप मुझे पागल कहें, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे अपने ही घर में आवाजें सुनाई देती हैं, और जब मैं सो रही होती हूँ तो मुझे कई बार लगता है कि मेरे बिस्तर हिल रहा है। हो सकता है कि मैं इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, लेकिन ये चीज मुझे घबराहट देने के लिए काफी है, और इस बात का एहसास दिलाने के लिए भी कि मैं रात को घर पर अकेली। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती